पार्टीज टू द सूट मतलब एक सूट फाइल करने के लिए उसमें कम से कम दो पार्टियां, जैसे एक प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट, ये दो पार्टी होना आवश्यक है। हो सकता है एक से अनेक प्लेंटिफ हो या फिर एक से अनेक डिफेंडेंट्स हो। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई बोल सकते हैं? बोलिए, दीजिए। किसी भी सूट्स में दो पार्टी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पार्टी डिसाइड करने के लिए एक असर्ट्स करता है और दूसरा डिनाई करता है। इसका मतलब कि कहीं एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि जो असर्ट्स कर रहा है वो प्लेंटिफ कहलाता है और जो डिनाई करता है वो डिफेंडेंट के तौर पे आता है। तो यही दो पार्टियां होती हैं। ये इसमें हो सकता है कि प्लेंटिफ एक से ज्यादा हो और डिफेंडेंट भी एक से ज्यादा हो। तो जब ये दोनों के दोनों अगर कंबाइन होते हैं तभी वो एक पार्टी बनता है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लेट को फाइल किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई ऑफिसर बोलना चाहेंगे? सर, पार्टीज वो पर्सन होते हैं किसी भी सूट में जिनका कोई राइट या इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यू आर ऑल्सो करेक्ट। हाँ बोलिए, एनीबडी? कोई और ऑफिसर लोग चाहे तो कुछ अपना ओपिनियन दे सकते हैं, सो दैट हम सबको एसिमिलेट कर दे और आपको पूरा क्लियर पिक्चर दे दे। हाथ उठाइए, कोई बोलना चाहेंगे? आप दीजिए, वहाँ दीजिए। Party also proper necessary party is the party without which the proper decision cannot be given without taking up the party and वेरी गुड। तो आप अलग अलग ऑफिसर्स ने अलग अलग अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया पार्टीज के बारे में। अगर सबको मिला देते हैं तो एक पिक्चर सामने आ जाता है। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, but according to your own vision you have expressed your ideas. Just like शायद आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, बहुत पहले स्कूल में किताबों में पढ़ाई जाती थी, एन एलिफेंट एंड 7 ब्लाइंड मैन। आप लोग सुने हैं कहानी या पढ़े हैं? हाँ, 7 अंधे थे जो हाथी को नहीं देखे थे, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करके अपने परसेप्शन थे, उन्होंने अपना अपना आइडिया एक्सप्रेस किया। सूढ़ पकड़ा तो बोला कि ये तो लगता है कि सांप के ऐसा है, पूंछ पकड़ा तो बोला रस्सी के ऐसा है, पैर पकड़ा बोला ट्रंक के ऐसा है, पेड़ का जो ट्रंक होता है उसका साइड में भाई चेस्ट का पार्ट जो पकड़ा तो कहा कि दीवार की तरह। इस तरह से अपना अपना कान पकड़ा तो बोला ये सूप की तरह है। तो एक पिक्चर आ गया, कैसा कंप्लीट एलिफेंट बन गया। तो पार्टीज टू द सूट इज ए स्मॉल टर्मिनोलॉजी बट इम्प्लाइज ए वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। इसके अंतर्गत बहुत निहित सवाल है, और वो सवाल क्या है कि पहले तो हमको सूट होना चाहिए। अब सूट किसको कहते हैं ये भी समझना चाहिए, तब पार्टी का सवाल होगा। तो पार्टी टू दी सूट के पहले सूट को समझना होगा, सूट कैसे होता है और सूट का डिफिनेशन कहाँ है। सीपीसी में सूट का डिफिनेशन नहीं है, समझ गए। और सिविल कोर्ट में जितने प्रोसीडिंग्स होते हैं इसके संदर्भ में कुछ और जानकारी आप लोग को चाहिए। जैसे आप लोग कोई बताइए, सीनियर बैच वाले जो हैं उनको छोड़ करके हम पूछे हैं नए बैच वाले, शायद सीनियर बैच वाले को बताया गया हो या अब तक के वो जान गए हो या पहले से जानते हो। सिविल कोर्ट का गठन किस कानून के तहत हुआ है बता सकते हैं कोई? तो हाथ उठाइए। ठीक,
वेरी गुड, सब लोग जान रहे हैं। बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट, इसको आजकल शॉर्ट में सिविल कोड एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर के लिए हो गया सीपीसी। तो सीपीसी में तो सूट डिफाइंड नहीं है, तो सूट कैसे फाइल होता है, किसको हम कहेंगे कि ये सूट है? कौन सा, अगर कोई अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं मालूम है, आप कुछ देर के लिए अपना जो एकेडमिक नॉलेज या एक्सपीरियंस आपका उसको भूल जाइए, एक लेमैन को बताने की कहा जाए कि ये सूट है, तो कैसे हम समझा सकते हैं उसको कि ये सूट है? क्या डिफरेंस है? और सूट कब होगा, कैसे होगा? हाउ द सूट कैन बी टर्म्ड अबाउट ए पर्टिकुलर एक्शन, वो किस तरह का एक्शन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसके बारे में कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, वो घबराने की बात नहीं है, जो भी बोलिए, सही गलत जो भी बोलिए, यू मस्ट एक्सप्रेस योर आइडिया। होने के लिए सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ का कोई एक क्लेम होना आवश्यक है, और दैट क्लेम मस्ट बी इन सिविल इन नेचर, और वो क्लेम भी सिविल प्रकृति का होना चाहिए। तो ये दो सर मुझे पता है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। और कोई आइडिया? हाँ दीजिए यहाँ पर। सिविल सूट मतलब सूट कैसा होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और चीज है कि कम से कम 2 पार्टी भी होना चाहिए। वो तो ठीक है, आप पहले भी बताएं, 2 पार्टी नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इनकम्प्लीट पक्ष और विपक्ष के बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता। हर चीज का 2 पहलू है ना, उसके बिना बैलेंस नहीं हो सकता है। देखिए अब आइए, सूट तो डिफाइन नहीं है, समझ गए। तो सिविल कोड एक्ट जिसके अंतर्गत सिविल कोड का गठन हुआ, यानी कि बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट, उसमें भी सूट का डिफिनेशन नहीं है, सीपीसी के अंदर भी डिफिनेशन नहीं है। तब सिविल कोड रूल्स जिसके अंतर्गत बहुत सारा प्रावधान बनाया हुआ है सूट और प्रोसीडिंग्स के बारे में, उसमें भी इसका कहीं डिफिनेशन नहीं। तब एक एक्ट बचता है, वो कौन सा एक्ट है जिसके अंदर डिफिनेशन ही डिफिनेशन है? जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी नहीं डिफाइन किया हुआ है। आप खोजिएगा, हम बता रहे हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट भी 2 है, ये मालूम है कि नहीं? एक सेंट्रल एक्ट है, एक स्टेट एक्ट है, उसमें भी नहीं। तो अगर और आप खोजिएगा तो प्रिवी काउंसिल के डिसीजन में मिलेगा, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन में कहा है। ये एकेडमिक है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी आप पूछिएगा तो बता देंगे। और हम अपना लेक्चर में बोले भी हैं, शायद 1934 प्रिवी काउंसिल है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में उसको डिफाइन किया है। लेकिन आप ये समझ जाइएगा, प्लीडिंग्स आपका लिखा हुआ है सीपीसी में। प्लीडिंग कौन ऑर्डर में है? ऑर्डर 6 में। प्लीडिंग का मतलब क्या हुआ? प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट बोथ, ठीक है। अब प्लीडिंग्स में क्या क्या होना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है, फिर अलग अलग उसको कर दिया गया सेपरेट। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स चैप्टर बना करके एक अलग चैप्टर ऑर्डर 7 बना दिया गया, उसमें प्लेंट के बारे में कह दिया गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और प्लेंट के रिक्वायरमेंट के बाद फिर ऑर्डर 8 में आइए तो रिटन स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट के बारे में कह दिया गया। तो जब हमको सूट के बारे में सोचना है तो 6, 7, 8 तीनों को मिला के सोचेंगे और पढ़ेंगे, तब कोई कंप्लीट पिक्चर मेरे सामने आएगा। तब जो सूट की परिकल्पना है वो सूट तभी होगा जब वो प्लीडिंग होगा। और चूंकि कोई एक पक्ष जो कोर्ट में पहले जाता है, याचिका दाखिल करता है, प्रार्थना पत्र देता है,
या कोई इस्तदुआ करता है, कोई रिलीफ मांगता है, उसी को हम प्लेंटिफ, वादी या मुद्दई कहते हैं। फारसी में मुद्दई, हिंदी में वादी, अंग्रेजी में प्लेंटिफ। और जिसके विरुद्ध दावा करता है वो डिफेंडेंट या प्रतिवादी या मुदाले। मुद्दई, मुदाले। अगर एक से ज्यादा है मुद्दई तो उसको मुद्दयान, और एक से ज्यादा अगर मुदाले है तो मुदाले हुम। वादीगण, प्रतिवादीगण। प्लेंटिफ प्लूरल प्लेंटिफ्स, वादी सिंगुलर, वादीगण प्लूरल, मुद्दई सिंगुलर, मुद्दयान प्लूरल। उसी तरह से प्रतिवादी सिंगुलर, प्रतिवादीगण प्लूरल, और डिफेंडेंट सिंगुलर, डिफेंडेंट्स प्लूरल। हो गया। अब अगर कोई फीमेल है प्लेंटिफ तो उसको बादिनी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में प्लेंटिफ ही होता है, परंतु फारसी में उसको मुद्दैया बोलते हैं। मुद्दैया, फीमेल प्लेंटिफ को मुद्दैया, और फीमेल डिफेंडेंट को मुदालेहा। मुदालेहा आपको इसलिए बता देते हैं कि सब लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, पुराने अफसर नए अफसर। पुराने जगह में जाइएगा आप, डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह में, तो अभी तक वकील लोग उसी ढर्रा पर, बहुत से वकील तो उसका माने भी नहीं जानते हैं, उसी ढर्रा पर वो आपको प्लीडिंग्स लिख रहे हैं आज तक। लिखते लिखते उसी हिसाब से कोर्ट में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, बहस करेंगे तो नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, अगर पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैक्सिमम कुछ जगह में तो अभी भी वही चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब मेरे पास आए थे, उनका गौतम बुद्ध नगर में एक, उनको चीट कर लिया एक बिल्डर ने 50 लाख रुपया, लैंड दूसरे का ज़मीन दिखा दिया बिका हुआ, और इनके साथ सेल डीड करके 50 लाख रुपया ले लिया, तो उस पर सूट फाइल करने के लिए। तो हम अंग्रेजी में प्लेंट लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ अंग्रेजी में होता ही नहीं। फिर वहाँ के वकील से पूछा, बोला नहीं एडमिट होगा, हिंदी में आपको फाइल करना पड़ेगा। तो वहाँ का बेल पिटिशन भी हमको लिखा हुआ, क्रिमिनल केस किए थे उसमें एक्यूज का बेल पिटिशन मेरे पास आया, तो बेल पिटिशन विशुद्ध हिंदी में था और बहुत अच्छा हमको लगा। उस तरह से इनकरेज हम करेंगे, हम आज नहीं ला सके, दिखाएंगे, यहाँ भी वकीलों को इनकरेज करें कि आप लिखिए हिंदी में। तो अच्छी चीज़ें हो रही है, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में फिर भी जब हम कुछ वहाँ पर जो प्लीडिंग्स देखे हिंदी, विशुद्ध हिंदी का, उसमें कुछ उर्दू मिला हुआ ही है। तो कंप्लीट, चूँकि काफ़ी समय तक मुस्लिमों का शासन रहा, उस पीरियड में जो अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी, बुक्स भी उसी तरह के थे, लोग पढ़ते भी थे ग्रेजुएशन तक को ही। तो सारा टर्मिनोलॉजी पहले सिविल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में अर्जी और बयान तहरीर उर्दू में ही लिखा जाता था, और कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू ही था सिविल कोर्ट रूल्स में। आप देखिएगा पुराना एडिशन में, बाद में अमेंड करके उसको इंग्लिश और हिंदी किया गया, और अब फिर 2013 में अमेंडमेंट हो गया, तो उसमें आ गया है देवनागरी। सिविल कोर्ट रूल्स का यहाँ का देखिएगा। लेकिन प्रैक्टिस में इंग्लिश भी चल रहा है, कोई रोक नहीं रहा। तब सूट के लिए क्या समझना होगा कि प्लीडिंग्स होना चाहिए। तो प्लीडिंग्स के लिए ऑर्डर 7 देखना होगा। ऑर्डर 7 में क्या क्या चाहिए? जो व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है उसका नाम पता चाहिए, जिसके विरुद्ध वो दावा करेगा उसका नाम और पता चाहिए, जो उसका क्लेम है किस फैक्ट पर आधारित है वो फैक्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके अलावे उसका ग्राउंड क्या है, यानी कि अपना वो लोकस स्टैंडी, उसका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, या जिस तरह का भी सिविल राइट उसका इन्फ्रिंज हो रहा है या प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, उसके बारे में कुछ उसका चाहिए। तो टोटल जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट में
कानूनी प्रक्रिया द्वारा गठित जो कोर्ट है, यानी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड सिविल कोर्ट, जिसमें कि अभी मुंसिफ और सब जज, मुंसिफ सब जज जिसका कि नया डिजिग्नेशन हो गया, सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ये बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट 2013 में आने के बाद डिजिग्नेशन चेंज हुआ है। आप लोग के अपॉइंटमेंट में सिविल जज ही लिखा हुआ होगा, तो ये अभी भी सब जज और मुंसिफ लिखा रहा है, इसलिए लिख रहे हैं लोग, टेक्निकली गलत कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं देगा। आपको बता देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शस हैं तो जो प्रॉपर है वही लिखना चाहिए। जैसे हम कई बार क्लासरूम में बता चुके हैं, जितना भी बेल ऑर्डर आता है सेशंस कोर्ट का, तो सब बेल ऑर्डर में लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हम बहुत सारे सेशंस जज को या हाई कोर्ट में ऑर्डर हम लोग देखते हैं। कई बार क्लास में कहा कि आप 2 सील बना लीजिए, कहते हैं कि सर सील तो एक ही है इसलिए डाल देता है स्टाफ लोग, अभी गलत नहीं डालता है। सीपीसी में कहीं सेशन जज वर्ड नहीं है और सीआरपीसी में कहीं डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, देख जाइए। तो आप सिविल कीजिएगा, जजमेंट दीजिएगा, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और क्रिमिनल कीजिएगा उसमें भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। वही हाल आजकल देख रहे हैं, सब जज में सीजीएम भी है और सब जज है, तो दोनों का कॉमन मुहर चल रहा है, सिविल में भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्लेंट के लिए चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो प्लेंट फाइल करेगा, यानी कि उसका जो प्लीडिंग होगा प्लेंटिफ का, वही प्लेंट, उसी को हम लोग कहते हैं। तो अपना नाम पता देगा, जिसके विरुद्ध है वो नाम पता देगा, अपना क्लेम किस आधार पर बेस कर रहा है वो देगा, और रिलीफ उसको क्या चाहिए वो देगा, और जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जो उसका क्लेम है उसका डिस्क्रिप्शन देगा। मान लीजिए कोई अगर मनी क्लेम करता है, रुपया क्लेम करता है, तो किस प्रकार का रुपया है, कितने दिन का बकाया है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, ये सब बताएगा। अगर लैंड है तो लैंड का बाउंड्री क्या है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर क्या है, ये सब देगा। तो ये सब प्रक्रिया अपना करके जो प्लेंट बनेगा, जिसको कि हम लोग प्लीडिंग के डिफिनेशन में ऑर्डर 7 में आता है, तो वो कहलाता है प्लेंट। और वो प्लेंट जब किसी प्रॉपर कोर्ट में फाइल होगा तब वो सूट कहलाएगा। तो प्रॉपर कोर्ट का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि एवरी सूट हैज़ टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। तो लोएस्ट ग्रेड तो हो गया था, लोएस्ट ग्रेड किस माने में, लोएस्ट ग्रेड ही पिक्यूनरी जुडिक्शन, क्योंकि हर कोर्ट का 2 जुडिक्शन होता है सिविल कोर्ट एक्ट के हिसाब से, एक टेरिटोरियल जुडिक्शन, एक पिक्यूनरी जुडिक्शन। तो टेरिटोरियल जुडिक्शन तो डिफाइंड है, आपके नोटिफिकेशन में रहता है। अगर सब डिवीजन में है तो पूरा सब डिवीजन रहता है, मुंसिफ का भी रहता है, सब जज का भी रहता है। अगर एक सब डिवीजन में कई मुंसिफ हैं, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा सब डिवीजन है, तो उन लोग का थाना वाइज भी जुडिक्शन नोटिफाई हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नोटिफिकेशन बाय विच योर टेरिटोरियल जुडिक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो आप उस टेरिटरी के अंतर्गत जो स्थित संपत्ति है उससे संबंधित जो विवाद होगा वो देख सकते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। तो उसके लिए सेक्शन 15, 16 ये सब 17, 18, 19, 21 ये सब बनाया हुआ कि कब क्या जुडिक्शन होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, जो पार्टी कोर्ट में जा रहा है उसका नाम एड्रेस होना चाहिए, जिसके विरुद्ध जा रहा है उसका नाम एड्रेस होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, और प्रॉपर रिलीफ होना चाहिए। ये सब मिला करके जब तैयार होगा नक्शा तो उसको हम लोग प्लेंट कहते हैं। और वो जब प्लेंट फाइल हो जाएगा सक्षम पदाधिकारी के हाथ, तो वहाँ सूट कहते हैं। अगर सपोज कर लिए, सर उदाहरण के लिए समझाने के लिए, अगर हम वही प्लेंट सब कुछ प्लेंट का लिख दें और एसपी ऑफिस में जाके डाल देंगे तो क्या वो सूट होगा? नहीं होगा। अगर हम किसी उच्च पदाधिकारी को हाथ जा करके दे दें तो होगा? नहीं होगा। प्रॉपर प्लेस में देंगे तभी वो प्लेंट कर रहेगा। तो इसी से परिकल्पना आगे बढ़ती है कि सूट के लिए पार्टी होना चाहिए। तो 2 पार्टी के बगैर तो कोई सूट होगा ही नहीं। अगर अखाड़ा में कुश्ती लड़ना है तो 2 पहलवान जरूरी है। अकेले तो कोई कुश्ती अकेले वो अपना अभ्यास कर सकता है।
तो अगर किसी को हार जीत होना है तो 2 का होना जरूरी है, तो मिनिमम तो 2 पार्टी होगा ही, पार्टी टू दी सूट। लेकिन इसके बाद जब आगे एडवांस स्टडी होगा और आगे प्रावधान सीपीसी में देखेंगे, तब परिकल्पना आती है, जैसा कि आपके सीनियर कलीग ने कहा, कि एक नेसेसरी पार्टी होता है और एक प्रॉपर पार्टी होता है। अब नेसेसरी पार्टी कौन है, प्रॉपर पार्टी भी कौन है, ये भी समझना चाहिए। तो नेसेसरी पार्टी उसको कहते हैं कि जिसके एब्सेंस में सूट डिसमिस हो जाएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा, मेंटेनेबल नहीं होगा, वो नेसेसरी है। ऑन दी कॉन्ट्ररी प्रॉपर पार्टी के एब्सेंस में सूट डिसमिस नहीं होगा, सूट में जजमेंट दिया जा सकता है। तो उसको क्यों पार्टी बनाना जरूरी है? तो पार्टी बनाना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी लोग बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? तो इसलिए बनाते हैं कि अगर उसके प्रेजेंस से कोर्ट को जजमेंट देने में सुविधा होती है, या कोर्ट को उससे कोई असिस्टेंस मिलता है, या उसके प्रेजेंस से इफेक्टिव जजमेंट दिया जा सकता है, बहुत से कारणों से प्रॉपर पार्टी को लोग बनाते हैं। तो ये हुआ प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी। उसके अलावा एक पार्टी और होता है जो बाद का उपक्रम है, वो कहते हैं प्रोफॉर्मा पार्टी। नाम सुने हैं? प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा उसको कहते हैं कि पार्टी के फॉर्म में है, डिफेंडेंट के कैटेगरी में है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई रिलीफ नहीं है। जब कोई रिलीफ नहीं है तो उसको हम लोग प्रोफॉर्मा पार्टी बोलते हैं। सर उसी को उचित पार्टी भी कहेंगे? हाँ, प्रोफॉर्मा पार्टी उचित नहीं, प्रॉपर पार्टी का उचित पार्टी। प्रोफॉर्मा पार्टी का हिंदी हम नहीं बता सकते, आप लोग खोज करके देखिए, डिक्शनरी अगर हो तो। ऐसे गूगल में बहुत सा गलत भी माने रहता है, फिर भी थोड़ा सहारा ले सकते हैं। पार्टी बनाया जाता है इसलिए कि बाद में वो पार्टी कोई अनुचित लाभ नहीं उठा सके कि ये जजमेंट हमारे न फेवर में है न अगेंस्ट में है, या अगर ये जजमेंट अगेंस्ट में हो गया तो हमारे ऊपर बाइंडिंग ही नहीं है। द जजमेंट विच इज बीइंग पास्ड इन बिटवीन द पार्टीज इज बाइंडिंग टू द पार्टीज टू द सूट। द जजमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पर्सन हु इज नॉट पार्टी। ये जनरल प्रिंसिपल है, उसका अपवाद एक ही है। आप लोग जानते हैं कि अगर आप पार्टी नहीं हुई तो जजमेंट बाइंडिंग है। वो कब है? कौन सा जजमेंट में अपवाद है? एक्सेप्शन टू दिस रूल। जो पार्टी नहीं है वो भी बाइंडिंग है, उसको क्या बोलते हैं? लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है? नहीं, वो जजमेंट का कौन सा जजमेंट होता है जो विच इज बाइंडिंग ऑन होल वर्ल्ड? जजमेंट, एक आदमी बोलिए ना आवाज से, जजमेंट इन रेम। यस, यू आर राइट, परफेक्टली राइट। तो जजमेंट इन रेम की का एक उदाहरण बता दीजिए। सर जो लोग के हित में दिया जाता है, बहुत सारा है, लेकिन आप लोग ठीक बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो वहां पर जजमेंट इन रेम का क्लासिफिकेशन है कि कौन सा जजमेंट इन रेम होगा, विच इज सपोज टू बी बाइंडिंग ऑन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब कोई आदमी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है इस ग्राउंड पर कि दिस जजमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन मी, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू ओबे दिस जजमेंट और एक्ट अपॉन दिस जजमेंट only because of the fact that I am not a party to proceeding or suit and I was not given any opportunity of being heard। क्योंकि ये भी नेचुरल लॉ का है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जिसको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को बगैर सुने उसके विरुद्ध कोई निर्णय आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो वो नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इसीलिए पार्टी का महत्व होता है। तो आप पार्टी समझ गए, प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी, प्रोफॉर्मा पार्टी। ये पार्टी टू दी सूट होते हैं। अब कब किसको बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाना जाना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सिचुएशन पर, जो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। अब इसका प्रोविजन कहाँ है सीपीसी पर, ये बताइए।
पार्टीज टू दी सूट का प्रोविजन कहाँ है सीपीसी? ऑर्डर 1 कंप्लीट उसी के बारे में बताता है। ऑर्डर 1 से सूट आप पढ़ जाइए, पार्टीज टू दी सूट। अब उसमें एक ऐसा भी पार्टी होता है जिसको कहते हैं कि कहावत में दाल भात में मुसलचन या कबाब में हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? अब मुद्दई मुदाले लड़ रहा, एक तीसरा आदमी कहता है कि हम भी पार्टी बनेंगे, उसको इंटरवेनर पार्टी। अब इंटरवेनर पार्टी के बारे में भी जानना जरूरी है जब पार्टी की बात होती है। तो अब इंटरवेनर का हिंदी बताइए। अंतरा नहीं, आप देखिए एक और दूसरा है, अभी हम भूल रहे हैं, हम क्लास में हमको आप ही लोग में से कोई बताए। बहुत अच्छा वर्ड है इंटरवेनर डिफेंडेंट का, जल्दी से खोज के बताइए। इंटरवेनर डिफेंडेंट आप लोग नोट कर लीजिए जो जानते हैं। इंटरवेनर डिफेंडेंट या बाद में बताइएगा। ये तो उसका मैंने लिटरली ट्रांसफर के उसको हस्तक्षेपक पार्टी कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं क्वाइन करके, लेकिन एक वर्ड है जो रिकॉग्नाइज्ड है, अभी हम भूल रहे हैं। तो पार्टीज टू दी सूट में आप समझ गए। पार्टीज सूट में और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, पढ़ने के लिए सीपीसी पढ़ करके आपको हम सुनाएं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब इसके संबंध में आपको कोई भी प्रश्न करना हो तो आप कीजिए, ताकि ये टॉपिक यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं, फिर दूसरा टॉपिक आगे बढ़ेंगे। पार्टीज टू दी सूट में आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए। देखिए आप माइक में बोलिए ना, आपके कलीग भी सुनेंगे ना, बोलिए फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। अगर कोई कैबिनेट फाइल करता है तो वो प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी में आएगा कि नहीं है? देखिए कैविएट का प्रावधान कहाँ पर है? 148। इसके अलावे भी और कहीं कैविएट होता है मालूम है? कोई एक्ट में बताइए और भी जानते हैं आप लोग? कहाँ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन कैविएट। और कोई एक्ट में है? और किसी एक्ट में सुने हैं कैविएट? बहुत जगह कैविएट का प्रावधान है। मेन प्रावधान शुरू से था इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में कैविएट। वो कैविएट डिफरेंट फॉर्म का कैविएट है, और ये 148A CPC में ये बहुत बाद में अमेंडमेंट हो गया, ओरिजिनली नहीं था। तो कैविएट तो अंदाज से लोग फाइल करता है, तो पार्टी कैसे होगा? अब सोचिए, थोड़ा प्रश्न करने के पहले अपने आत्मचिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, तो पता। हमको ये आशंका है कि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई मुकदमा दायर करके और मेरे विरुद्ध कोई आदेश, एक पक्षी आदेश ले सकता है, क्योंकि एक्स पार्टी का भी प्रावधान है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पास कर सकता है। तो हमको बगैर सुने हुए कोई ऐसा सेंसेशनल मैटर हो, इंटरेस्टिंग मैटर हो, इम्पॉर्टेंट मैटर हो, जिससे हमको बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस हो या हरासमेंट हो या इरिपेरेबल लॉस हो, वैसे मैटर में हम कह सकते हैं कि हमको बगैर सुने हुए, तो वो कैविएट इज ए सिंपली ए पिटीशन बाय वे ऑफ एडवांस नोटिस टू द कोर्ट कंसर्न that no order should be passed without hearing me in the matter filed by A, B, C, D whosoever may be। तो इसलिए वो पार्टी नहीं है, और कैविएट सुनने तक वो पार्टी नहीं है। जब उसका कैविएट अलाउ हो जाएगा और कोर्ट परमिट कर देगा, तब वो किसी कैटेगरी में पार्टी कोर्ट उसको बनाएगा, तब पार्टी हो। कैविएट देने वाला इंडिपेंडेंट एंड थर्ड पार्टी होता है। हो सकता है ए और बी के सूट फाइल कर रहा हो और उसमें सी की प्रॉपर्टी को दे करके और कॉलुसिव सूट फाइल करके कोई ऑर्डर ले लेना चाहता हो, तो ए और बी ये दोनों सूट फाइल कर दिया, प्रॉपर्टी सी का है, तो सी को अगर अप्रीहेंशन है तो सी कैविएट दे करके चाह सकता है कि हमको पता चल जाए कि हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, या फिर सी को अगर मौका मिलेगा, मालूम हो जाएगा, तो उसमें इंटरवीन कर देगा कि हमारे प्रॉपर्टी है, हमारा इंटरेस्ट है, हमको सुना जाए।
सर ये भी तो होता है कि कैबिनेट में केवल एप्लीकेशन में फाइल करते हैं, सूट में नहीं फाइल करते हैं, क्योंकि सूट में ऑलरेडी पार्टीज होती हैं। एप्लीकेशन भी किसी को अगर पार्टी बनना है, किसी को सुना जाना है तो कैबिनेट फाइल किया जाता है। तो कैबिनेटर या कैबिनेट केवल एप्लीकेशन के समय आते हैं, ये कंसेप्ट सही नहीं है। कैविएट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस सूट में फाइल होगा कि मिसलेनियस प्रोसीडिंग में फाइल होगा कि पिटीशन में। कैविएट किसी भी मैटर के लिए लॉन्च किया जा सकता है। 148 के अंतर्गत सिविल कोर्ट में क्या होता है केस? सिविल कोर्ट में दो ही तरह का केस होता है, एक सूट होता है और एक प्रोसीडिंग होता है। इसके अलावा कुछ होता है सिविल कोर्ट में? बताइए। सूट और प्रोसीडिंग के अलावा तो कुछ होता नहीं है, तो कैविएट वहीं पड़ेगा। फिर अपील होता है, अपील होता है तो फर्स्ट अपील होता है, फिर सेकंड अपील होता है। तो या तो सूट में या प्रोसीडिंग में कैविएट देगा, या अगर उसको आशंका है कि सूट हो सकता है या मिसलेनियस प्रोसीडिंग हो सकता है तब कैविएट देगा, या कोई अपील हो सकता है या अपील हो चुका है उसमें कोई ऑर्डर हो रहा है तो दे सकता है, या सेकेंड अपील हाईकोर्ट में होता है, हाईकोर्ट में दे सकता है। और कोई प्रश्न है? इट इज नॉट नेसेसरी। कैविएट से सिर्फ मतलब पार्टी नहीं, वो कैविएट मान लिया कि हमको कैविएट अलाउ हो गया और जो मैटर इन इशू है उसमें हमको मौका मिल गया, हमने बहस किया, उसका पिटीशन खत्म हो गया हमारे खिलाफ जो ला रहा था, या सूट खत्म हो गया या अपील खत्म हो गया, जो भी खत्म हो गया था सब खत्म हो गया, प्रोसीडिंग टर्मिनेट कर गया। अगर उसमें कोई पॉजिटिव ऑर्डर हो गया तो कोर्ट देखेगा कि हमारा भी इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो कोर्ट कहेगा कि इनको पार्टी बना देते हैं। या हम भी कह सकते हैं कि हमारा जब कैविएट आप अलाउ कर रहे हैं तो हमको पार्टी बना दिया, आई विल कंटेस्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सिचुएशन ऑफ द केस। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल और हार्ड स्टिक फार्मूला कुछ नहीं है, स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि आप कैविएट दिए तो आप पार्टी बन जाइए। कैविएट का एकदम लिमिटेड पर्पस है कि नो ऑर्डर शुड बी पास एक्सेप्ट हियरिंग मी। एक हमको मौका मिलना चाहिए। ऑडी अल्टम पैटम, सुने वर्ड की नहीं, लैटिन का नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, उसी के आधार पर ही आधारित है, जिसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, न्यायालय, न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने के पहले संबंधित पक्ष को सुनने का अधिकार और उत्तरदायित्व और कर्तव्य है। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो वहां पर कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके उसको मौका देगा। कोई पार्टी अपोज भी कर सकता है, जैसे इंटरवेनर फाइल होता है तो लोग अपोज करते हैं। अब बहुत सारा जजमेंट आपको मिलेगा कि प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटिस ऑफ द केस, माने केस का मालिक वही है। डोमिनस लिटिस का मतलब उसके मर्जी के बगैर कोई क्यों चाहेगा। Plaintiff cannot be forced to litigate against an unwanted person against whom he has not approached the court by filing the suit। ये सब प्लेंटिफ के तरफ से होता है जब इंटरवेंशन का मैटर आता है। और बहुत सारा जजमेंट मिलेगा, उस पर प्रिंसिपल्स भी डिसाइड्स हुए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परिस्थिति बनती है, उसके हिसाब से जजमेंट्स आते हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि पार्टीज का क्या मतलब है, इंटरवेनर का क्या मतलब है, प्रोफॉर्मा का क्या मतलब है, नेसेसरी पार्टी क्या है और प्रॉपर पार्टी क्या है। अगर ये जान गए तो फिर आप अपना अप्लाई कीजिएगा। आप मोबाइल ये रखिए ना, माइक रखिए, एक आदमी अपने पास रखिए। कहाँ गया हो प्यून? आप बोलिए बोलिए, और लोग सुनेंगे, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, बंटवारा के मुकदमा में क्या है? मान लीजिए बंटवारे के बाद में आवश्यक पार्टी एक छूट गया, बाद में बीच में हमको पता चलता है कि एक पार्टी छूट गया है, तो उस टाइम में मेरा क्या कार्रवाई होगा उसमें? आप उसमें एडिशन ऑफ पार्टी के लिए से ऑर्डर 1 रूल 10 में पढ़ लीजिए, दिखा हुआ है। एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट में ऐड पार्टी और स्ट्राइक एनी पार्टी। अगर कोई अननेसेसरी पार्टी हो गया है, ऑलरेडी पहले पता चलता है कि अननेसेसरी पार्टी है, या डिफेंडेंट भी आगे कह सकता है कि हमारे अगेंस्ट में कोई रिलीफ नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको अननेसेसरी पार्टी बनाया जाए, मेरा नाम काट दिया जाए, तो डिफेंडेंट के कहने से भी कट जाएगा। या प्लेंटिफ भी प्रेयर कर सकता है कि हाँ इसका कोई जरूरत नहीं, इसका नाम काट दिया जाए।
और उसी ऑर्डर 110 में कोई इंटरवीन भी कर सकता है, तो उसी में दोनों है, दोनों पावर कोर्ट को दिया हुआ है, टू एड पार्टी और टू स्ट्राइक ऑफ द पार्टी। मान लिया कि हम छूटा हुआ है, उसी पे हम कार्रवाई करके हम अपना ऑर्डर पास कर दिए, उस ऑर्डर का वैलिड रहेगा? हाँ, ऑर्डर पास करने के पहले आप ऐड कर दिए, उसको मौका मिल गया तो वैलिड है, और आप ऑर्डर पास करने के बाद ऐड करेंगे तो पूरा प्रोसीडिंग आपका विदाउट जुडिक्शन हो जाएगा, और वो जजमेंट उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। पार्टीशन सूट में हर पार्टी का इंटरेस्ट होता है। पार्टीशन सूट हैज गॉट ए स्पेशल फीचर, तो वो स्पेशल फीचर में आपको हर इंटरेस्टेड पार्टी जिसका एक पैसा भी अगर शेयर है तो उसको पार्टी होना, दे आर ऑल नेसेसरी पार्टी। तो उसके एब्सेंस में उसका स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके शेयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो अनरिप्रेजेंटेड रह गया। अनरिप्रेजेंटेड रह गया तो इंटायर जजमेंट शैल विसिएट कि ऑल द नेसेसरी पार्टीज वेर नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट द मैटर। इसीलिए बहुत सा केसेज है, खास करके बंटवारा के मुकदमा में नेसेसरी पार्टीज को पार्टी बनाना चाहिए। उसका अपवाद कब होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 ब्रांच है, 4 भाई हैं और उनके बच्चे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हम सूट कह सकते हैं कि जो डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, दे रिप्रेजेंट्स देयर ब्रांच, यानी कि उनके जो लीनियन डिसेंडेंट्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ, अगर वो आके कहता कि नहीं, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग देम, दे आर नेसेसरी पार्टी, तो पार्टी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सूट शैल बी डिसमिस्ड, और उसका डिस्क्रिप्शन है, वो आके कह सकता है। उसी तरह से जैसे कि कोई प्लेंटिफ है, वो प्लेंटिफ एक मेजर है और 2 माइनर है, और उसका ज्वाइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि बाप है और 2 माइनर सन है, तो उसका भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो तीनों आदमी पार्टी बनेगा। तो कैसे बनेगा, माइनर कैनॉट सू, कैनॉट बी सूड। तो माइनर का जो गार्जियन, नेचुरल गार्जियन है या फादर है, तो फादर प्लेंटिफ नंबर 1 बनेगा और वो लिखेगा सेल्फ एंड एज गार्जियन एंड फादर ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2 and 3, तो उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। उसी तरह से अगर वो डिफेंडेंट बनाएगा तो वो डिफेंडेंट में लिखेगा कि सो एंड सो इज अ माइनर सन ऑफ सो एंड सो अंडर द गार्जियनशिप ऑफ सो एंड सो, तो उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। अब वो डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन है कि जब वो अपीयर करेगा तो वो वकालतनामा सेल्फ एंड एज गार्जियन ऑफ माइनर डिफेंडेंट लिखता है कि नहीं लिखता है। अगर लिखता है तो वो रिप्रेजेंटेशन वैलिड है, अगर नहीं लिखता है तो फिर कोर्ट का ड्यूटी होता है गार्जियन एड लाइटम, GAL, सुने हैं नाम की नहीं, लिख लीजिए जो नहीं सुने हैं, GAL, गार्जियन एड लाइटम। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि माइनर who is a party to the suit has not been represented by their natural guardian, they should be represented by guardian ad litem appointed by the court। कोर्ट की ड्यूटी है। अगर आप ये ड्यूटी नहीं पूरा कर सके, यानी कि GL अपॉइंट नहीं किए, ट्रायल हो गया, जजमेंट हो गया, योर जजमेंट शैल बी विसिएटेड ओनली ऑन दिस ग्राउंड। माइनर के लिए कोर्ट का स्पेशल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन असाइंड है अंडर द लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, इसीलिए प्रावधान बनाया गया है। गार्जियन एंड वाट्स एक्ट में अलग प्रावधान है गार्जियन अपॉइंट करने का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग कंटेक्स्ट में, लेकिन ये CPC में गार्जियन बहाल करने का ये कोर्ट का ड्यूटी है कि व्हेन देयर इज ए सूट और प्रोसीडिंग बिफोर एनी सिविल कोर्ट and minor is a party either this side or that side, and minor is without representation of the concerned guardian, then it is a duty and obligation of the court to appoint a proper guardian who is called GAL, and the cost of that guardian shall be borne by the plaintiff। डिफेंडेंट के तरफ से जो गार्जियन बहाल होगा उसका फीस प्लेंटिफ देगा, यही नियम है, वो सिविल कोर्ट रूल्स में देखिएगा। जितना दिन हियरिंग चलेगा, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन चलेगा, तो वो सब दिन जो पर डे आजकल 32 रुपया है GL का फीस पर डे, जिस दिन हियरिंग होगा, जिस दिन गवाही जीरा होगा, 32 रुपये उसको देना पड़ेगा, और वो कोर्ट के आदेश से प्लेंटिफ देगा।
पार्टीज टू दी सूट में तो आपका ऑलमोस्ट बहुत मेजर एस्पेक्ट कवर कर गया। अब इस बीच में कंसर्निंग प्रोविज़न वगैरह पढ़िएगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर कोई सवाल करना हो तो सवाल कीजिए इस पर, और नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। उसके पहले टी ब्रेक आपको तो 4 बजे न होगा। ठीक है, 5 मिनट का हम ब्रेक करते हैं, फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं।